एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद जोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आपके साथ एक और न्यू वन शॉट लेकर आ गई हूँ। इसको मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आई नो मेरे पहले की भी एफ है, लेकिन इस एफ को अभी लाने का मेरे पास एक रीज़न है, और वो रीज़न मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तब तक प्लीज़ बी पेशेंट। तो हमारी जो स्टोरी होने वाली है, सच कहूँ तो इसकी जो रियल ऑथर है उसका नाम रोज7 भी है। आपने मैंने कई स्टोरी एक्सप्लेन की है, वेटपेट में उनका अकाउंट है। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ना चाहते हो तो मैं इस स्टोरी का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी होगा मैं तब आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसका जो 80% इसका श्रेय मैं रोज़ दी को ही देना चाहूँगी। जो 20% श्रेय है वो मेरा है, एंड 80% श्रेय रोज़ दी का है, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। इन्होंने लिखा भी उन्होंने ही है इसको। मैंने उनके साथ अपना आइडिया शेयर किया था, हम दोनों आइडिया दोनों का था, और फिर लिखा उन्होंने, तो ज़्यादा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगी। तो ये स्टोरी उनकी लिखी हुई है। एंड स्टोरी के बारे में जान ले तो वैसे ये एक मॉडर्न शानवांग एफ है, एंड टॉप पोजीशन है एंड बॉटम लाइन वांग जी है। वीइंग यू हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वहाँ वांग जी एक नॉर्मल पर्सन है जिसने अभी अभी अपनी जो हायर स्टडीज़ है उनको कंप्लीट किया है, और अब वो एक कैफ़े में अपने कैफ़े में काम करता है। उसने अपनी मेहनत से खोला है, और उस कैफ़े उसका सपना है इस कैफ़े को और भी इसके बारे में और लोगों को पता चले, और वो एक अपना खुद करना चाहता है, इसलिए उसने एक कैफ़े खोला है। तो आइए हमारे जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, एंड एक बहुत बड़ा राज है विंग का जो सामने आएगा। तो क्या वांग जी विंग को एक्सेप्ट कर पाएगा? तो इस स्टोरी में यही जानेंगे। एंड स्टोरी और अदर स्टोरी से थोड़ी हॉट होने वाली है, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। एंड कोशिश करूँगी कि इसमें जो वांगशान के शान के रोमांटिक सीन्स हैं उनको मैं बताऊँ, क्योंकि मैं अपनी स्टोरीज में वैसे सीन कम ही बताती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी इसमें कि उनको आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग अपना काम कर रहा था, लेकिन बाहर का मौसम ठीक नहीं था। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, और यहाँ तक कि बिजली कड़क रही थी। किसी भी वक्त भारी बारिश हो सकती थी। अचानक बारिश होना शुरू हो गई, और साथ ही उसके तूफान भी आ रहा था। विंग ने डोर की तरफ देखा और अपना काम बंद कर दिया। बॉस, यहाँ बारिश को लेकर रेड अलर्ट है 3 घंटे तक, सॉन्ग लेन ने कहा। विंग ने अपनी कोल्ड वॉइस में जवाब दिया। विंग या विभूषण 30 साल का है। यह एक डोमिनेटिंग अल्फा है। ये सिंगल है। चांसेस है और चांसेस इसके पेरेंट्स हैं। इसके और कोई सिबलिंग्स नहीं है, ये अकेला है। इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसके लिए एक ओमेगा सर्च कर रहे हैं, क्योंकि विंग अब शादी के लायक हो चुका है और वो मैच्योर है। लेकिन कभी कभी उसकी जो मेंटल स्टेज है वो चेंज हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड अलूफ पर्सन है। वो शादी नहीं करना चाहता किसी से भी। वो ओमेगाओं के साथ रूड बिहेवियर करता है और उनको इग्नोर करता है, तो इसीलिए सब लोग विंग को रूड ही मानते हैं। कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। विंग ने अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ। ऑलरेडी ही 8 बज चुके थे और उसे अब घर जाने का टाइम हो चुका था। तूफान तो रुक चुका था, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। बॉस, ये रोड सेफ नहीं है। हम घर नहीं जा सकते। हमें यहीं पर ही रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा, सॉन्ग लेन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, विंग ने जवाब दिया। उसने बारिश की तरफ देखा। उसे बारिश पसंद है। सॉन्ग लेन ने विभूषण को जाने दिया। विंग बाहर आया। उसने अपनी कार की ली, फिर वो पार्किंग लॉट में गया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रोड पर विंग अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। कुछ मीटर चलकर वो रुक गया और उसने अपने कार की विंडो ओपन की। उसे बारिश को देखना पसंद है। उसने अपने हाथ को बाहर निकाला और वो बारिश की बूंदों को फील करने लगा। विंग ने एक ओमेगा को देखा जो कि अपने एक सिंपल बाइक पर बैठा हुआ था। वो ऊपर से नीचे तक पूरा बारिश में भीगा हुआ था। उस ओमेगा ने अपने हेलमेट को उतारा। उसका जो बाइक का टायर था वो पंचर हो चुका था। बारिश की जो बूंदें थी वो उस ओमेगा के बालों से नीचे गिर रही थी। वो बाइक से नीचे उतरा
और उसने अपनी बाइक को फुटपाथ पर पुश किया। वो ओमेगा झुका और उसने देखा कि उसका जो टायर है वो पंचर हो चुका है। अरे नहीं, उस ओमेगा ने कहा। विंग की आंखें उस ओमेगा पर बस अटक कर रह गई। वो अपनी कार से बाहर आया एक अम्ब्रेला के साथ और उस ओमेगा के पास गया। जब ओमेगा घूमा और उसने एक अल्फा को अपने इतना पास देखा तो वो शॉक हो गया। विंग ने उस ओमेगा को उस अम्ब्रेला के नीचे लिया। वो अब उस ओमेगा का फेस क्लियरली और साफ साफ देख पा रहा था। ये पहली बार था जब विंग किसी ओमेगा की मदद करने के लिए तैयार हुआ था। और ये ओमेगा और कोई नहीं बल्कि लेनवांगजी था, हमारा लंजा। इसकी उम्र 24 साल है। इसने अभी भी अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की हैं और अब ये एक बेकरी शॉप में काम करता है। इसके जो पेरेंट्स थे वो कई साल पहले ही चल बसे। इसके एक बड़ा भाई है जिसका नाम लेंशिचेन है और लेंशिन एक अल्फा है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने अंकल की मदद करने और पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है। थैंक यू, वांग जी ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बाइक का जो टायर है वो पंचर हो चुका है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, विंग ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, वांग जी ने कहा। वांग जी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि एक अननोन अल्फा आकर उसकी मदद कर रहा है जिसको उसने पहली बार देखा है। उसे थोड़ा सा शक हुआ और उसने उन दोनों के बीच में दूरी बना ली। विंग ने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो अपने उसी कोल्ड एंड थिक फेस के साथ उसने अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाए। उस ओमेगा के जो कपड़े थे, वांग जी के कपड़े उसकी पूरी बॉडी से चिपके हुए थे एंड उसकी जो बॉडी थी वो विजिबल हो रही थी। तभी वांग जी अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त वो दूसरे हाथ से उसने अम्ब्रेला को पकड़ रखा था। विंग ने महसूस किया कि वांग जी उसकी प्रेजेंस की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसने 2 कदम पीछे ले लिए। वो खुद भी पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। तभी अचानक बिजली कड़की एंड वांग जी फ्लिंच कर गया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी बिजली कड़कने से बहुत डर गया था। उसकी जो बॉडी थी वो पूरी ट्रेमल करनी शुरू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो पैर है वो भी नम हो रहे हैं ठंड की वजह से। विंग ने अपना ब्लेजर उतारा और उसे वांग जी के शोल्डर्स पर रख दिया। वांग जी ने उस ब्लेजर को देखा और फिर वो विंग की तरफ देखने लगा। ओमेगा, मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा, विंग ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, वांग जी ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने आज तक ये फॉर्मेलिटीज़ किसी के लिए नहीं की है, विंग ने कहा। वांग जी नहीं चाहता था कि कोई भी उसका एडवांटेज ले। यहाँ तक कि वो इस हैंडसम बट कोल्ड फेस पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। उसने उस छाते और ब्लेजर को विंग को वापस लौटा दिया। वो डर गया था इसलिए उसने खुद में और विंग के बीच में दूरी बना ली। मुझे नहीं चाहिए, वांग जी ने कहा। है, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम कोई मदद नहीं चाहते तो, विंग ने कहा। मैं खुद घर घर चला जाऊंगा, वांग जी ने कहा। विंग ने एक गहरी सांस ली। उसने वो अम्ब्रेला एंड वो ब्लेजर वांग जी को दे दिया एंड वो अपनी कार के अंदर चला गया। वांग जी अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसके हाथों में जो सामान था वो सच में मेरी मदद करना चाहता था, वांग जी ने सोचा। विंग ने एक बार लास्ट टाइम वांग जी को देखा। उसके बाद उसने अपनी कार अपने घर की तरफ मोड़ ली। ये ओमेगा बहुत ज़्यादा सावधान है। इसे लगता है कि शायद अगर ये मेरी कार में आएगा तो मैं उसका एडवांटेज ले लूँगा, इसीलिए ये मेरे पास नहीं आया, विंग ने सोचा। क्या वो मेरे बारे में नहीं जानता है? क्या उसने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? ये कैसे हो सकता है? मैं विभूषण हूँ, एक बिजनेस टाइकून हूँ, विंग ने सोचा। उसकी जो पकड़ थी वो अपने स्टीयरिंग व्हील पर टाइट हो गई। विंग के जो लिप्स थे वो कर्ल हुए। वो वांग जी के बारे में सोच रहा था। उसने स्मृत किया। पहली बार है जब उसने किसी को मोटर बाइक पर देखा है और उसके चेहरे को देखने के लिए वो क्यूरियस हुआ है। जब उसने उसका चेहरा पहली बार देखा तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। वो ओमेगा पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था और बिल्कुल किसी लॉस्ट पपी की तरह लग रहा था। बहुत अडोरेबल लग रहा था और उसके बारे में याद कर कर विंग ने एक डीप साई किया। यहाँ तक और वो ऐसा लगा जैसे वो मौन कर रहा हो। मैं ढूंढ ही लूँगा, विंग ने सोचा और उसकी आंखें डार्क हो गई। लेन हाउस में वांग जी अपने घर वापस आ चुका था जब बारिश रुक गई थी। वो अपने बाथरूम में आया। उसने अपने गीले कपड़ों को उतार दिया। उसने अपने स्लिम लेग्स को बाथटब में रखा जहाँ पर ऑलरेडी ही गर्म पानी रखा हुआ था और वहाँ पर बैठ गया।
उसने वो नीचे लेट गया और उसने अपने सिर को पीछे की तरफ कर लिया और वो रिलैक्स हो गया। वांग जी ने उस वेट ब्लेजर की तरफ देखा जिसको उसने बकेट में रखा था। लगता है वो अल्फ़ा इतना भी बुरा नहीं था, वो सच में मेरी मदद करना चाहता था। मुझे लगता है मैंने उसे ऑफेंड कर दिया है उसकी मदद ना लेकर। वांग जी ने सोचा और उसे गिल्ट फील होने लगा। जब मैं उसे दोबारा मिलूंगा तब मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और उसका जो ब्लेज़र है और उसका अम्ब्रेला मैं उसे वापस लौटा दूंगा। ये ब्लेज़र बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, इसके बदले में मैं उसको पैसे नहीं दे पाऊंगा। वांग जी ने सोचा। उस बात लेने के बाद वांग जी ने अपने कपड़े पहने और वो डाइनिंग टेबल पर आ गया जहाँ पर उसके अंकल लेन चिरेन और उसका भाई लेन शिशन पहले से ही वहाँ थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी, मैंने तुमने कितनी बार कहा है कि टाइम पर घर आ जाया करो, लेन चिरेन ने वांग जी को डांटते हुए कहा। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, वांग जी ने जवाब दिया। अंकल मुझे लगता है कि बारिश की वजह से वांग जी रोड पर अटक गया होगा, लेनशियन ने कहा और उन्होंने वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। तो वो उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद लेन चिरेन ने लेन ब्रदर्स को कहा लिविंग रूम में आने के लिए क्योंकि वो उनसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। वांग जी, शिचेन और लेन चिरेन लिविंग रूम में आ गए। वांग जी, अब तुम शादी करने के लायक हो चुके हो, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, लेन चिरेन ने कहा। वांग जी ने गल्प किया। वो शादी नहीं करना चाहता, उसे किसी भी अल्फा पर भरोसा नहीं है। वांग जी ने बस इतना ही जवाब दिया। वो अपने अंकल के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। शीटन की तरफ देखो, वो ऑलरेडी ही जियांग चेंग के साथ इंगेज है। उसने अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफिल की है और अब ये तुम्हारा टर्न है। तुम इतने तो मेचर हो चुके हो कि सब कुछ समझते हो, लेन चिरेन ने कहा। वांग जी ने बस अपना सिर हिलाया। वो अपने अंकल की आंखों में नहीं देख रहा था। मैं जानता हूँ, मैं एक अल्फा को तुम्हारे लिए जानता हूँ। वो एक बिजनेस टाइकून है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो इससे हमारे बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प होगी। लेन वांगजी और लेन शिशन ऑलरेडी ही समझ चुके थे कि लेन चिरेन ने पहले से ही वांगजी की शादी फिक्स कर दी है, इसीलिए वो आज शादी के बारे में बात कर रहे थे। वांगजी शादी को लेकर इरिटेट हो रहा था। वो उस अल्फा के बारे में कुछ नहीं जानता। वो एक इंसान से तो शादी नहीं कर सकता जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। सभी को अपने पार्टनर के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। क्या पता फ्यूचर में जाकर वो आपको बिट्रे कर दे, या फिर क्या पता हो कि ऑलरेडी वो किसी ओमेगा के साथ रिलेशनशिप में हो। अंकल, वो अल्फा कौन है? लेंचरेन ने पूछा। विभूषण, लेंचरेन ने जवाब दिया। विभूषण वी कॉरपोरेशन का सीईओ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है। उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने अपने फादर मिस्टर वी की कंपनी को ग्रो करने में भी बहुत मदद की है और अब वो उनकी जो कंपनी के ब्रांच है वो ऑल ओवर चाइना में है। मैंने कभी भी नहीं सुना कि विभूषण किसी और रिलेशनशिप में था किसी भी ओमेगा के साथ। वो बस अपने ही काम पर फोकस करता है, लेनशेन ने कहा और उसने वांग जी के लिए सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की। ये सुनकर वांग जी उदास हो गया। वह पैसे के लिए शादी नहीं करना चाहता, वो अपने बेकरी के बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? लेंचरेन ने कहा। अंकल, मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दीजिए, फाइनली वांग जी ने कहा। वांग जी, मैं तुमसे एल्डर हूँ, तुम मेरे फैसले को मना नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत के बाद मैंने तुम्हारे लिए और शिशन के लिए क्या क्या किया है? क्या तुम मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकते? लेंचरेन ने गुस्से से कहा। वांग जी की आंखें नम हो गई। उसने लेनशियन की तरफ देखा। भाई, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, वांग जी ने कहा। वांग जी, लेंजरेन ने गुस्से से कहा। अंकल, मुझे लगता है कि इस अचानक की न्यूज़ से वो डर गया है, हमें उसे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, लेंचरेन ने वांग जी को प्रोटेक्ट करते हुए कहा। लेंचरेन चुप हो गए। वांग जी अपने रूम में वापस आ गया और उसने डोर को बंद कर दिया। वो अपने बेड के किनारे पर बैठ गया और उसने अपने बालों को पकड़ लिया। ओमेगाओं के लिए इतना फ्रीली रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या हमें अधिकार नहीं होता अपने सपनों को चुनने का? मैं किसी भी बिजनेस से शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, वांग जी ने सोचा। वांग जी बेड पर लेट गया और उसने खुद को कडल कर लिया। वो अपने माता और पिता को याद करने लगा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को कैसे भी कंट्रोल कर लिया। शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ दिनों के लिए तो लेंचरेन ने शादी के बारे में वांग जी से कुछ नहीं पूछा। वांग जी भी इन दिनों रिलैक्स था। उसने फिर से अपने बेकरी के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
एक शाम जब वांग जी अपने घर पर वापस आया तो लेंजिरे ने फिर से उससे शादी के बारे में बात की। इस वजह से वो फिर से उदास हो गया और अपने रूम के अंदर चला गया। लेंजिरे ने इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, इसीलिए वो लेन वांग जी के रूम में चला गया। वांग जी, मैं तुम्हें विभूषण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेन चेन ने कहा। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने भाई की तरफ देखा। लेन चेन भी वांग जी के पास उसके बेड पर बैठ गए। क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? लेन चेन ने पूछा। वांग जी ने अपना सिर ना में हिला दिया। तुम किससे शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारे लिए कोई है? लेन चेन ने पूछा। वांग जी ने फिर से अपना सिर ना में हिला दिया। इससे क्लियर था कि उसकी लाइफ में या उसके दिल में कोई नहीं है। मैंने विभूषण के बारे में कुछ ढूंढा है इन कुछ दिनों में। उसका जो बिहेवियर है सभी की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ तक कि वो किसी ओमेगा को पसंद तक नहीं करता। वो उनकी तरफ देखता तक नहीं है और उन्हें बस इग्नोर करता है। उसने कई सारी ओमेगाओं को ब्रूटली रिजेक्ट कर दिया है। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हारा फैसला है और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई किसी भी एक ऐसे पर्सन के हाथों में जाए जो ओमेगाओं की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। आज कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है उसके रूड बिहेवियर को लेकर, लेन शिचेन ने कहा। सच में? क्या आप मेरी मदद करोगे? वांग जी ने पूछा। मैं अंकल को बताऊंगा कि वो तुम्हें फोर्स ना करे, लेन शिचेन ने कहा। लेकिन लेन शिचेन अंकल ने उसे ढूंढा कैसे? लेन वांग जी ने पूछा। एक्चुअली मिस्टर वी अपने बेटे के लिए एक ओमेगा ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में की थी। अंकल वहाँ गए और उन्होंने तुम्हारी प्रोफाइल मिस्टर वी को दिखाए और दूसरे ओमेगा बीटा फीमेल अल्फा फीमेल भी वहाँ पर थे, पर मिस्टर वी ने तुम्हें चूज़ किया और उन्होंने अंकल से कहा कि वो हमारे लेन बिजनेस को स्टेबलाइज करने में मदद करेंगे, लेन ने कहा। बिजनेस? सिर्फ बिजनेस प्रपोजल के लिए अंकल मुझे विभूषण के हाथ में बेचना चाहते हैं? वांग जी ने शॉकिंगली कहा। लेंशिचे ने जवाब दिया। वांग जी टेंस्ड हो गया। उसके लिए ये अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था। उसे अपने लिए लड़ना होगा। वो किसी भी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता। वहीं दूसरी तरफ शाओ मेंशन में वी चांगसे और चांगसे सेरन चुपचाप बैठे हुए थे। विंग की शादी को लेकर कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उसे ओमेगा को रिजेक्ट कर देगा। विभूषण चांगसे सेरन फाइनली वहाँ आए जहाँ पर विंग हॉल में बैठकर टेलीविज़न देख रहा था। हाँ माँ, विंग ने जवाब दिया। चांगसे सेरन विंग के पास बैठ गए और उसने उसके सिर को सहलाया। विभूषण, तुम अपने लिए कोई ओमेगा क्यों नहीं चूज कर लेते? चांगसे सेरन ने पूछा। माँ, अगर तुम यहाँ पर मेरी शादी के बारे में बात करने आई हो तो मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ओमेगास पसंद नहीं है, मुझे उनके फेरामोन्स तक पसंद नहीं है। वो गोल्ड डिगर्स होते हैं और बस प्रॉफिट के बारे में जानते हैं, विंग ने कहा। बेटा, ये बस एक सिली एक्सक्यूज़ हैं। मैं और तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक ओमेगा ढूंढा है, बस उसकी तरफ देखो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, चांगसे सेरन ने कहा। मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और अगर आपने मेरी शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया तो वो मेरा गुस्सा देखेगी, विभूषण ने कहा। वो एक लड़का है, वो एक मेल ओमेगा है, चांगसे सेरन ने कहा। विंग रुक गया और वो वांग जी के बारे में सोचने लगा। उसने अपने सिर को हिलाया। नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, सिर्फ उसके अलावा, विभूषण ने कहा। बस उसने लास्ट पार्ट मम्बल किया था ताकि उसकी माँ सुन नहीं सके। विंग अपने रूम के अंदर चला गया। उसने डिनर करने के लिए भी मना कर दिया। वी चांगसे और चांगसे सेरन चिंतित हो गए। वे अपने बेटे को ऐसे मोंग की लाइफ जीते हुए नहीं देख सकते। वो भी चाहते हैं कि उनकी जो ब्लड लाइन है वो इस दुनिया में आए। चांगसे सेन के पास आए और उन्होंने उसके शोल्डर पर हाथ रख लिया। ये कैसे शादी के लिए हाँ करेगा? चांगसे सेरन ने पूछा। मेरे पास एक आइडिया है, वी चांगसे ने कहा। क्या? चांगसे सेरन ने पूछा। कपकेक कडल्स बेकरी शॉप, हमारे वांग जी की बेकरी शॉप। वांग जी किचन के अंदर था। वो एक स्पेशल बर्थडे केक बेक कर रहा था 2 साल के बच्चे के लिए। ये वो करते हुए उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसे अपना काम किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यारा है। कुछ लोग अंदर आए और वो उस वेटर को धमकाने लगे। वो वेटर किचन के अंदर भाग कर गया वो वांग जी से मिला। सर, उस वेटर ने कहा। हाँ, क्या हुआ? वांग जी ने जवाब दिया। कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उस वेटर ने कहा। वांग जी ने अपना काम छोड़ा और वो अपने हाथों को वॉश कर बाहर आ गया।
इस शॉप को अभी के अभी बंद कर दो क्योंकि हमारे बॉस को ये ज़मीन चाहिए, एक अल्फ़ा ने कहा। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ गया। वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स थे, ये देखकर वो डर गए और उन्होंने बेकरी शॉप को छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी इस शॉप को छोड़ दो, नहीं तो हम इसे बर्बाद कर देंगे। चुपचाप अपने सभी सामान को दूसरी जगह सेट कर लो। हमारे बॉस तुम्हें इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वो डबल अमाउंट देने के लिए भी तैयार हैं। कल्फा ने कहा, नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। वांग जी ने कहा। वो उसे सच में गुस्सा आ रहा था। वो इस शॉप को नहीं छोड़ेगा, सब हर चीज़ को तोड़ दो। एक अल्फा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने इन सब इस शॉप में बहुत ही मेहनत की है, प्लीज़ किसी चीज़ को बर्बाद मत करो। वांगी ने कहा, तो यहाँ पर साइन करो, हम तुम्हें हर चीज दूसरी ज़मीन प्रोवाइड कराएंगे। अगर तुम चाहते हो तो हमारे बॉस तुम्हें डबल अमाउंट भी देंगे, लेकिन ये ज़मीन हमें दे दो। उस अल्फ़ा ने कहा, लेकिन तुम इस ज़मीन को क्यों चाहते हो, आखिर तुम्हें इससे मिलेगा क्या? वांग जी ने पूछा। हमारे बॉस यहाँ पर हमारे बॉस को ये ज़मीन चाहिए। एंड सभी लोगों ने, जितने भी लोग आसपास हैं, उन्होंने साइन कर दिया है। बॉस ने उन सबको पैसे दे दिए और अब तुम्हारी बारी है, चुपचाप यहाँ पर साइन करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम इस शॉप को बर्बाद कर देंगे और तुम्हें तुम्हारी पैसे हैं वो मिल जाएंगे। उस अल्फा ने कहा। वांग जी हार्ट ब्रोकन हो चुका था। एटलीस्ट वो यहाँ पर कुछ खोएगा तो नहीं, अगर वो साइन नहीं करेगा तो ये पागल लोग उसकी शॉप को बर्बाद कर कर रख देंगे। कंपल्सेशन के अंदर वांग जी ने उस पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। उस अल्फा ने उस पेपर को अपनी फाइल में रखा और वहाँ से चला गया। वांग जी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख लिए। वो वेटर उसके पास आया। सर, हम इन सभी चीज़ों को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे? उस वेटर ने कहा। लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन था। वहाँ से उठा और उसने अपनी शॉप की तरफ देखा। वो उसे पैसे मिल रहे हैं और ज़मीन भी मिल रही है इसके बजाय, लेकिन यहाँ से वो कनेक्टेड है, यहाँ से उसके इमोशंस कनेक्टेड है। एक पर्सन वहाँ पर शॉप के अंदर आया, उसने वांग जी को एक चेक दिया। उसके बाद वांग जी ने उस चेक को पकड़ा अपने कांपते हाथों के साथ। वहीं दूसरी तरफ शाओ कंपनी में वी चांग से ने विंग के केबिन का डोर ओपन किया और वो अंदर आ गए। विंग, क्या तुम फ्री हो? वी चांग से ने पूछा। विंग का पूरा फोकस अपने काम पर था। अगर आप यहाँ पर मेरी शादी के बारे में बात करने आए हैं तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, विंग ने जवाब दिया। वी चांगसी ने अपनी आंखें रोल की। वो अपने बेटे के स्कोल्ड बिहेवियर से सच में पक चुके थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे? वो अपने बेटे के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे। वी चांगसी ने एक फाइल, वांग जी की फाइल, विंग के सामने रख दी। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तुम इन पर साइन करो, वी चांगसी ने कहा। विंग ने उन पेपर्स को बिना देखे ही उन सभी पेपर्स पर साइन कर दिए। उसके बाद वो फिर से अपना काम करने लगा। वी चांगसी ने उसके सिर को पेट किया और वो केबिन से बाहर आ गया। कंग्रेचुलेसन सन, वी चांगसी ने मुमल किया। वी चांगसी ने उस फाइल को ओपन किया और विभूषण और वांग जी के सिग्नेचर की तरफ देखा। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास अब यही लास्ट ऑप्शन बचा था, वी चांगसी ने कहा। लेन हाउस में 2 दिन हो गए थे जब वांग जी ने अपनी जो ओल्ड शॉप थी वो क्लोज़ की थी। उसने एक नई शॉप खरीद ली थी और उसने अपने बेकरी की सभी चीज़ों को वहाँ पर एडजस्ट कर दिया था। अभी सुबह का टाइम था और वांग जी अपनी शॉप पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। वांग जी, तुम आज अपनी बेकरी शॉप पर नहीं जा सकते, लेन चेन ने कहा। लेन वांग जी और लेन चेन ब्लैंकली लेन चेन की तरफ देखने लगे। आज तुम दोनों मेरे साथ कहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम दोनों ही मेरे साथ चल रहे हो। तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, उन्हें पहनकर तैयार होना, लेंचरेन ने कहा। अंकल, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आप वांग जी को कहाँ लेकर जा रहे हो? लेंचरेन ने कहा। मेरे दोस्त के घर पर, और तुम भी तैयार हो जाओ, लेंचरेन ने कहा। लेन भाइयों को अपने अंकल पर शक हुआ, लेकिन दोनों ही जाने के लिए तैयार हो गए। वांग जी ने वही ड्रेस पहनी जो उसके अंकल ने उसे पहनने के लिए दी थी। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी और ब्रांडेड लग रही थी। पहले तो वांग जी सरप्राइज हो गया ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेस को देखकर, लेकिन फिर उसने उसे पहन लिया और उसके बाद लेंचरेन अपने दोनों नेफ्यूज़ को लेकर अपने दोस्त के घर पर चले गए, शाओ मेंशन में।
एक कार मेंशन के अंदर आई। लेंचरेन और उसके दोनों नेफ्यूज उसके अंदर थे। वांग जी ने पहली बार इतना बड़ा मेंशन देखा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे यहाँ आने का मौका मिलेगा। लेंचरेन ने अपनी गाड़ी पार्क की। लेन वांग जी और लेंचरेन गाड़ी से बाहर आए। उन दोनों ने नेम प्लेट, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी, उसको नोटिस नहीं किया। वे सभी लोग हॉल के अंदर चले गए। मिस्टर लेन, हमारे घर में आपका स्वागत है, मिस्टर वी चांगसे ने कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर वी, लेंचरेन ने भी उन्हें ग्रीट किया। वी चांगसे ने उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा। एक मेड ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व किए। चांगसे सेरन भी वहाँ पर आए। उन्होंने लेन वांग जी की तरफ देखा। वांग जी को हेजिटेशन फील हो रहा था। वो इन कपड़ों में और ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है, चांगसे सेरन ने कहा। ये लेन वांग जी है, इसका बर्थ नेम लंजा है और इसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, लेंचरेन ने कहा। मेरे हस्बैंड ने पहले ही मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। इसकी बेकरी शॉप है, राइट? चांगसे सेरन ने कहा। लेकिन अब उसे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेंचरेन ने कहा। वांग जी इन सब के बारे में क्लूलेस था। वो थोड़ा सा अमेज्ड था कि उसके अंकल इतने रिच आदमियों को, आई मीन रिच पर्सन्स को जानते कैसे हैं। वांग जी, एक्चुअली हम तुम्हारे पेरेंट्स इन लॉ है, चांगसे सेरन ने कहा। लेन वांग जी अपनी सीट से शौक में खड़ा हो गया और वो अपने अंकल की तरफ देखने लगा। ये तो धोखा था। वांग जी, क्या हुआ? चांगसे सेरन ने पूछा। मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं शादी को रिजेक्ट करता हूँ, वांग जी ने कहा। वांग जी, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और कोई भी ड्रामा क्रिएट मत करो, लेंचरेन ने कहा और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। मिस्टर लेन, आपने तो कहा था कि आपका नेफ्यू शादी को लेकर खुश हैं, तो फिर ये सब क्या है? वी चांगसे ने पूछा। एक्चुअली वो विंग के साथ रहने के लिए खुश हैं, लेंचरेन ने कहा। वांग जी ने लेंचरेन का हाथ पकड़ लिया। भाई, मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़, वांग जी ने कहा। तुमने क्या वांग जी को शादी के बारे में नहीं बताया था? वी चांगसे ने पूछा। लेंचरेन गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहे थे। इस वक्त वो अपना गुस्सा भी वांग जी को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि सभी लोग यहीं पर थे। उन्होंने सोचा कि वांग जी चुप रहेगा, लेकिन वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। हाँ, लेकिन अंकल ने मुझे विभूषण से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अंकल से कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, वांग जी ने कहा। वी चांगसे और चांगसे सेरन चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने तो विंग के साथ यही सब किया था। वांग जी, तुम्हारी शादी विभूषण से हो चुकी है, तुम मुझसे मैरिड हो, तुमने मेरे सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं, वी चांगसे ने कहा। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी मोमेंट पे गिर जाएगा। उसने सोफे को पकड़ लिया। कब? वांग जी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि तुमने अपनी मर्जी से और शादी की, उस पर साइन किए थे, तुम्हारे अंकल जानते होंगे, चांगसे सेरन ने कहा। वांग जी ने अपने अंकल की तरफ देखा। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। 2 दिन पहले मैंने कुछ लोगों को तुम्हारी शॉप पर भेजा था। उन्होंने तुम्हें एक फाइल दी थी साइन करने के लिए और उसमें तुमने साइन किए थे, वही मैरिज पेपर्स थे, लेंचरेन ने कहा। वांग जी सोफे के ऊपर बैठ गया। उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। वो इतना गैर जिम्मेदार इंसान कैसे हो सकता है? उसने उन पेपर्स को ठीक से चेक तक नहीं किया और अब वो गिल्ट फील कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। वांग जी, तुम्हारी शादी अब मेरे बेटे से हो चुकी है, तुम हमारे सन इन लॉ हो। हमने सोचा था कि तुम इस शादी को लेकर खुश होंगे और तुमने अपनी मर्जी से उस पर सिग्नेचर किए होंगे, वी चांगसे ने कहा। लेंचरेन सबको समझ चुके थे। मिस्टर एंड मिसिस वी, मेरे भाई ने अपनी मर्जी से ये शादी नहीं की है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। प्लीज़ उसे कुछ समय दीजिए इन सबको संभालने का, शिचेन ने कहा। शिचेन, हम वांग जी के ऊपर किसी भी काम का कोई बोझ नहीं डालेंगे। हम खुद भी अपने बेटे के लिए टेंस्ड हैं। उसने कई सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए हैं। उसका नेचर सभी की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इसीलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। हमने सोचा था कि अगर हम उसकी शादी कर देंगे तो वो अपने इमोशंस को दिखाएगा, वो क्योर हो जाएगा, चांगसे सेरन ने कहा। हमने वांग जी को विभूषण के लिए चुना था। तुम्हारे अंकल ने हमसे कहा था कि वांग जी शादी को लेकर खुश हैं, इसीलिए हमने उन पेपर्स को प्रिपेयर किया था, वी चांगसे ने कहा। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला और वो उसकी शादी हो गई। वी चांगसे और चांगसे सेरन ने वांग जी को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया उनके मेंशन में रहने के लिए, कि क्योंकि अब वांग जी मैरिड, विभूषण से मैरिड था। आखिर में वांग जी अग्री हो गया, क्योंकि अब वो अपने अंकल को फेस नहीं करना चाहता था, जिसने उसे धोखा दिया है। और
उसने धोखे से उनका सिग्नेचर लिया था। मैं अपने घर पर मेरे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, लिन वांग जी ने कहा। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, चांग सीरन ने कहा। वो खुश थी कि फाइनली वांग जी यहाँ रहने के लिए मान गया है। वांग जी और लिनशेन अपने पुराने घर के लिए लौट गए। थोड़ी देर बाद वांग जी और लिनशेन अपने पुराने मेंशन से अपना लगेज लेकर वापस आ गए। आंट, क्या मैं एक चीज़ मांग सकता हूँ? वांग जी ने पूछा, और इस वक्त उस उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे। मुझे आंट मत बुलाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, चांग सीसेरन ने कहा। वांग जी की आंखें अचानक आंसुओं से भर गई जब उसने माँ वर्ड सुना। वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पर वो हंसना भी चाहता था और वो रोना भी चाहता था। माँ, मैं अपनी बेकरी शॉप में वर्क करना चाहता हूँ। मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता हूँ, वांग जी ने कहा। जैसा तुम चाहो, तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस बहस में उसे अपनी लाइफ में कोई चाहिए। तुम उसके लिए परफेक्ट हो, वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेगा और तुम्हें अडोर करेगा, चांग सीसेरन ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। उसने वॉल की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कहीं भी विंग की कोई फ़ोटो नहीं थी, क्योंकि विंग को फ़ोटो फ्रेम बनवाना या पोस्टर बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चांग सीसेरन वांग जी को विंग के रूम में ले गई। वो रूम पूरी तरह से डार्क और डेंस था। वहाँ के जो जितने भी पर्दे थे वो सभी बंद थे, और वहाँ का जो थीम था वो ब्लैक एंड रेड था। पहले तो वांग जी को यहाँ पर स्ट्रेंज फील हो रहा था इस रेड और ब्लैक कलर थीम को देखकर। वो डरा हुआ था। ये तुम्हारा रूम है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेड को बुला सकते हो। हमने तुम्हारे क्लोथ्स पहले ही यहाँ पर मंगवा दिए हैं और एक सर्वेंट इनको सेट कर देगा। तुम आराम करो बेटा, चांग सीसेरन ने कहा। वांग जी का दिल कैसे भी चांग सीसेरन की इस पोलाइट नेचर को देखकर पिघल गया। वो उनके दिल को नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए जो भी उन्होंने कहा उसके लिए वो अग्री हो गया। शाम को विंग अपने घर वापस आया। वो अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी चांग सीसेरन उसके सामने खड़ी हो गई और उनके फेस पर एक सिली सी स्माइल थी। माँ, अब ये क्या है? विंग ने पूछा जब उन्होंने अपने माँ के चाइल्डिश बिहेवियर को देखा। विभूषण, तुम गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? चांग सीसेरन ने कहा। क्यों माँ? विंग ने पूछा। प्लीज़ विंग, गुस्सा मत तो होना और बस शांत रहना, डीप ब्रीथ लो, चांग सीसेरन ने कहा। विंग अपनी माँ के ऊपर शक करने लगा। मॉम, साफ साफ कहिए आपको क्या कहना है, विंग ने कहा। चांग सीसेरन ने साय किया। उसे पता था कि उसका जो सन है वो अभी फूटने वाला है। वो अपने सन की मेडिकल कंडीशन को लेकर डरी हुई थी। वो कभी भी वियर्ड बिहेव कर सकता है। तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड तुम्हारे रूम में वेट कर रहा है। विंग को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। क्या? उसने दोबारा पूछा। एक्चुअली तुम्हारा जो ओमेगा हस्बैंड है वो तुम्हारे रूम के अंदर है, उस पर गुस्सा मत करना, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, चांग सीसेरन ने कहा। विंग की आंखें डार्क हो गई। वो अपने रूम में किसी को भी टॉलरेट नहीं कर सकता, बस उसके पेरेंट्स को छोड़कर। उसने अपने रूम का डोर ओपन किया और वो रूम के अंदर चला गया। उसने गुस्से से अपने रूम का डोर ओपन किया और वो रूम के अंदर आ गया। चांग सीसेरन वहीं डोर पर रुक गई। अगर सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी तो वो अंदर चली जाएगी। जब वांग जी ने सुना कि डोर ओपन हुआ है तो वो घूमा और उसने विभूषण की तरफ देखा। विभूषण सरप्राइज हो गया, वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रामेटिकल सीन हो रहा है। बहुत सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर उसके आसपास वायलिन बज रहे हैं, फ्लूट बज रही है। वांग जी उसका एक वार्म स्माइल के साथ वेलकम कर रहा है। ये 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 विभूषण है, लेकिन ये तो रूड नहीं है, लेन वांग जी ने सोचा। क्योंकि उसे याद आ गया था कि विंग का फेस जब उसने उसकी मदद की थी। विंग अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आया। लेन वांग जी, विभूषण ने कहा, और वो अपने पेरेंट्स के नाम से उसने वांग जी का नाम सुना था। विभूषण, लेन वांग जी ने कहा। विभूषण ने अपने ऑफिस बैग को वहीं टेबल पर रखा और वो वांग जी की तरफ अपने कुछ कदमों को बढ़ाता है। उसने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सेम ओमेगा उसके सामने खड़ा हुआ है जिसको वो ढूंढ रहा था, उसका हस्बैंड। हम शादीशुदा हैं? विभूषण ने पूछा। वांग जी ने जवाब दिया। विंग ने एक और कदम वांग जी के पास लिया और अपने हाथ को उसकी वेस्ट में रखा। उसके बाद उसने
वांग जी के सैंडलवुड ओमेगा फेरामोन्स को महसूस किया। वही सेम सेंट। वांग जी इस एक्शन से थोड़ा स्टाइल वो चौंक गया, क्योंकि ये क्लोजनेस थोड़ी अचानक हुई थी। वो इन सब के लिए भी तैयार नहीं था। माय ओमेगा, विंग ने एक पॉजिटिव वॉइस में कहा। ये सुनते ही वांग जी की पूरी बॉडी में जैसे शिवर दौड़ गया हो, लेकिन उसे अपने सेंस में रहना होगा। विंग ने उसकी जोलाइन को अपने हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। माय ओमेगा, माइन, मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है? हाँ, विंग ने पूछा। विंग की आंखें खुशी से चमकने लगी। अपनी ओमेगा के लिए उसका जो पागलपन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अचानक उसकी पकड़ वांग जी की वेस्ट पर और ज़्यादा टाइट हो गई और उसने उन दोनों की लिप्स के बीच का जो डिस्टेंस था उसको मिटा दिया। विभूषण प्लीज़, क्या हम डिस्टेंस रख सकते हैं? लेन वांग जी ने पूछा। क्यों ओमेगा, क्या तुम डिस्टेंस क्यों रखना चाहते हो? हम शादीशुदा हैं, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी का हर इंच मुझसे बिलोंग करता है। ओमेगा तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, विंग ने बिल्कुल किसी साइको की तरह कहा। वांग जी को ऑब्सेशन के फेरोमोन्स विंग के अंदर से फील हो रहे थे। वो समझ चुका था कि विंग के साथ रहना कोई भी इजी टास्क नहीं होने वाला। उसे हर स्टेप के लिए प्रिपेयर रहना होगा। विभूषण, हम अभी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं, तो हम एक दूसरे के बीच में दूरी रखनी चाहिए कुछ वक्त के लिए, लेन वांग जी ने कहा। विंग ने अपना हाथ वांग जी के बालों में स्लाइड कर दिया और उसकी चीन को छोड़ दिया। उसने वांग जी के हेयर को जेंटली पुल किया और वो उसकी आंखों में देखने लगा। उसने गल्प किया उसके अपने ओमेगा की ब्यूटी को देखने के बाद। वो उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसको ओमेगा क्या बोल रहा है या फिर दूसरे की आंखों में क्या है, लेकिन वांग जी उसकी आंखों में सबसे ब्यूटीफुल मून गॉडेस का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। विंग एक ट्रेजर है जिसे विंग कभी भी खोना नहीं चाहता। हम एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते, वांग जी ने फिर से मुमल किया। विंग ने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया और अपने ओमेगा की लिप्स को बस कैप्चर कर लिया। एक सॉफ्ट किस के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर वांग जी की जो पकड़ थी वो विंग के ब्लेजर पर टाइट हो गई। उसका फर्स्ट किस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और फर्स्ट एक्साइटमेंट थी। विंग ने किस को ब्रेक किया और अपने ओमेगा की आंखों में देखा और वो उसे फिर से किस करने लगा उसी पैशन के साथ। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके हाथ नीचे चले गए थे, वो उस किसके प्लेजर में बस खो चुका था। विंग से ब्रेथलेसली किस कर रहा था। तभी विंग के डोर पर नॉक हुआ। विंग ने इस किस को ब्रेक किया और अपने नोज़ को वांग जी के नोज़ के साथ टच किया। ये झूठ नहीं था कि वो अपने ओमेगा को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। वो दोनों अब उन दोनों ने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन उस पूरे रूम में उनके जो एक्साइटेड फेरामोन्स थे वो फैल चुके थे। चांसी सेरन रूम के अंदर आए। पहले तो वो डरी हुई थी कि विंग ने उस ब्राइड को हर्ट कर दिया होगा, लेकिन वो ये देखकर सेटिस्फाइड थी जब उन्होंने देखा कि वो दोनों ही खुश थे। डिनर रेडी है भूषण, अपने कपड़े चेंज करो, मैं वांग जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, चांसी सेरन ने कहा। विंग को इरिटेशन फील होने लगी क्योंकि वो नहीं चाहता अपने ओमेगा से दूर रहना, एक पल के लिए भी नहीं। वांग जी पूरी तरह से रेड हो चुका था। वो वहाँ पर शायली खड़ा हुआ था और अपनी फिंगर्स को अपने क्लोथ्स पर मूव कर रहा था। चांसी सेरन वांग जी को अपने साथ ले गए और विंग अभी ब्रीथ लेने लगा क्योंकि उसे अपना ओमेगा चाहिए था। विंग ने अपने कपड़े चेंज किए। वहीं दूसरी तरफ चांसी सेरन वांग जी को अपने साथ किचन में ले गई। वांग जी, क्या उसने तुम्हें पसंद किया? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच चीज़ें सही हैं, चांसी सेरन ने पूछा। हाँ माँ, मुझे बस एडजस्ट होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एक्चुअली मैं इस अचानक की मैरिज के लिए प्रिपेयर नहीं था। मैं विंग से पहले भी मिल चुका हूँ और उसने मुझे भारी बारिश में मेरी मदद की थी। उसने मुझे अपना अम्ब्रेला और ब्लेजर दिया था। वो काइंड है। मुझे लगा था कि वो कोल्ड है, इसीलिए मैं उससे शादी करने से डर रहा था। मैं शायद एक अनजान पर्सन से शादी नहीं करना चाहता था जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ, वांग जी ने कहा। चांसी सेरन सरप्राइज हो गई ये सुनकर कि विंग ने वांग जी की हेल्प की थी। वांग जी, रिलैक्स रहो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। अगर तुम तुम्हारी बेकरी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। हम तुम्हें एक रेस्टोरेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर तुम मास्टर होगे, चांसी सेरन ने कहा। वांग जी ने अपनी आंखें ब्लिंक की और वो अपने सिर को उसने नाम हिला दिया। वो इम्प्रेस्ड तो था। नहीं माँ, मैं अपनी ओल्ड बेकरी ही चलाऊंगा, मैं उसे खुद से ही ग्रो करना चाहता हूँ, वांग जी ने कहा।
ठीक है, फिर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब तुम मना नहीं कर सकते, तुम एक बड़ा एरिया चूज़ कर सकते हो, चांगसेरा ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। विंग भी वहाँ पर आ चुका था और उसके बाद मेड ने फूड सर्व किया और फिर वहाँ से वो सभी लोग चले गए एंड वी फैमिली ने अपना डिनर कंप्लीट किया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। विंग एंड वांग जी अपने अपने रूम में आ गए। उसके बाद जैसे ही वांग जी डोर पर पूछा, वांग जी को शाय फील हो रहा था। उसके लिप्स खुले हुए तो थे लेकिन उसके मुंह से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। विंग ने वांग जी की उस हेजिटेशन को फील किया और उसने डोर को ओपन किया। वो दोनों रूम के अंदर आए। वांग जी बेड पर बैठ गया। विंग ने अपना नाइट सूट पहना और वो भी बेड पर आ गया। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सोने की एक्टिंग करने लगा। विंग ने एक बार वांग जी की तरफ देखा, फिर थोड़ा सा वांग जी की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर वो थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ एंड फाइनली अब उन दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं थी। वांग जी फील कर सकता था या फिर विंग फील कर सकता था कि वांग जी अभी तक सोया नहीं है, बस नाटक कर रहा है। विंग ने वांग जी को अपनी तरफ घुमा लिया और अपने हाथ को वांग जी की वेस्ट में रख लिया। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के मिक्स्ड सेंट को फील कर पा रहे थे, जिसने उस रूम को और ज़्यादा डेंस बना दिया था। कैन आई? विंग ने पूछा और वो अपने थंब को वांग जी के लिप्स पर मूव करने लगा। वांग जी को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो खुशनसीब है या फिर नहीं है। उसे एक अच्छा अल्फ़ा मिला है, पर क्या कोई मिस्ट्री अभी भी रह गई है, उसे नहीं पता। लेकिन इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने अल्फ़ा को अपनी डिज़ायर फुलफिल करने की परमिशन दे दी। सिर्फ किसिस, वांग जी ने कहा। उसका फेस रेड हो चुका था और उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। अगले ही पल विंग ने वांग जी के लिप्स पर बस अटैक कर दिया, बिल्कुल किसी हंग्री वोल्फ की तरह। उसका इनर अल्फा डोमिनेंट हो चुका था। वो डेस्परेटली वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी ने खुद को सबमिट कर दिया था और वो अपना सेंस खो रहा था। कैसे भी उसने अपनी आंखें ओपन की ताकि वो अल्फा को आगे जाने से रोक पाए, क्योंकि इस वक्त वो इंटीमेसी के लिए तैयार नहीं है। उसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। विभूषण वांग जी के ऊपर आ गया। उसने अपनी फिंगर्स को वांग जी के फिंगर्स के साथ इंटरवाइन कर लिया। वांग जी के टोस कर्ल हो गए। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। विंग ने अपने किस को ब्रेक किया और वो छोटे छोटे किसेस वांग जी के नेक एरिया पर देने लगा। वांग जी ने अपने एक्साइटेड फेरामोन्स रिलीज करना शुरू कर दिया था। विंग, प्लीज़ अब रुक जाओ प्लीज़, वांग जी ने कहा। मुझे विंग बुलाओ, विंग ने कहा और वो वांग जी के कॉलर बोन को लिक करने लगा। वांग जी सॉफ्टली मौन कर गया। उसकी आंखें प्लेजर की वजह से नम हो गई और वो इरोटिक फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने लगा। विंग बस, वांग जी ने कहा। विंग ने वांग जी के लिप्स को एक बार फिर से टेस्ट किया। वो उसके पास ही लेट गया। उसके बाद उसने दोनों ही हेवी ब्रीथ्स ले रहे थे। विंग ने वांग जी को कडल कर लिया और अपने सिर को उसके चेस्ट पर रख लिया। गुड नाइट वाइफी, विंग ने कहा। रेनवांग जी ने जवाब दिया। एक हफ्ते के अंदर ही विंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसने सबको अपनी शादी वांग जी के साथ बता दी थी और वो वेन्यू भी मेंशन था। विंग और लेनवांग जी तैयार होने के बाद हॉल में आए। विंग ने वांग जी को अपने ओमेगा हस्बैंड के रूप में सबको इंट्रोड्यूस करवाया। उसने वांग जी के हाथ को पॉजिटिवली होल्ड कर रखा था और वो जहाँ भी जा रहा था उसने वांग जी को टाइटली होल्ड कर रखा था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। और भी दूसरे अल्फा उस पार्टी में आए थे जो वांग जी की ब्यूटी को देखकर स्टैंड थे। विंग उन लोगों की आंखें अपने ओमेगा पर फील कर पा रहा था, इसीलिए वो और ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रहा था। वो ओमेगा जो पार्टी में आए थे वो वांग जी की ब्यूटी को देखकर एंड वांग जी को विंग के इतना क्लोज देखकर अमेज्ड भी थे और जेलस भी थे। वो ओमेगा और अल्फा को विंग को कभी प्रपोज करने का वक्त ही नहीं मिला या फिर चांस ही नहीं मिला विंग के रूड बिहेवियर के वजह से। एंड पहली बार वो विभूषण को खुश देख रहे थे, वो भी किसी ओमेगा के साथ। लेनचिरेन ने भी वो पार्टी अटेंड की थी क्योंकि मिस्टर वी ने उन्हें इनवाइट किया था। उस पार्टी के दौरान विंग थक चुका था। लगभग 11 बजे सभी लोग अपने अपने रूम में वापस चले गए थे और थका होने की वजह से विंग अपने रूम में सो गया। वांग जी देख सकता था कि विंग कितना थका हुआ है और वो खुद भी बहुत थका हुआ था। वो जानता है कि विंग कितना हार्ड वर्क है, उसने उसे परेशान नहीं किया और वो भी उसके पास सो गया। अगली सुबह लगभग 4 बजे विंग को एक फ़ोन कॉल आया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अभी भी भारी थी।
फ़ोन कन्वर्सेशन। सर, आपके ऑफिस सेकंड फ्लोर में आग लग चुकी है, एक गार्ड ने कहा। विंग का हार्ट जो था वो सेटरेट हो गया। वो अपने बेड पर बैठ गया और वो ध्यान से सबको सुनने लगा। क्या? पर ये कैसे हुआ? विंग ने पूछा। मैं सही तो नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ है। मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, उस गार्ड ने कहा। मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, विंग ने कहा। यहीं पर ही फ़ोन कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। क्या सब कुछ ठीक है? आपको किसने फ़ोन किया था? वांग जी ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है। सेकंड फ्लोर पर आग लग चुकी है। मुझे अभी के अभी वहाँ पर पहुँचना होगा, विंग ने कहा। वांग जी चिंतित हो गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। मैं भी वहाँ पर चलता हूँ, वांग जी ने पूछा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता, विंग ने पूछा। विंग ने कहा। वांग जी बेड पर से खड़ा हो गया और उसने विंग के ऑफिस क्लोथ्स निकाल दिए। विंग फ्रेशन अप हुआ। उसने अपने कपड़े चेंज किए। उसके बाद वो अपने डोर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो फिर से घूमा और वांग जी के पास आया। उसने उसके फोrehead पर किस किया। ये देखकर वांग जी फेस पर स्माइल आ गई। उसके बाद विंग रूम से चला गया। वांग जी बेड पर बैठ गया। उसे रियलाइज़ हुआ था कि कल से विंग बहुत थका हुआ है और आज भी वो ठीक से स्लीप नहीं ले पाया है। वहीं दूसरी तरफ विचांग से और चांग सेन को भी ये न्यूज़ मिल चुकी थी, इसलिए विचांग से भी तैयार हो चुके थे और वो विंग के साथ ऑफिस के लिए निकल चुके थे। शाओ कंपनी में विंग और विचांग से अपनी कंपनी में आ चुके थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी थी और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो फायर तो बुझ चुकी थी, लेकिन अभी भी काला धुआं वहाँ पर कंटिन्यूसली बाहर आ रहा था। यहाँ ये रिकवर हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। पुलिस ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन वहाँ की जो मेन रीज़न थी आग लगने का, वो ये था कि वहाँ का जो वायर केबल था वो उसी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उस फ्लोर पर आग लग चुकी थी। विभूषण और विचांगसे ने सभी काम को संभाला। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टोरेज ऐसे थे जो जल चुके थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। विंग और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। वो चेयर पर बैठ गया। उसने अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि उसके सिर में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। विचांगसे ने विंग की हालत देखकर वरीड होते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, विंग प्लीज़ घर चले जाओ और आराम करो। नहीं डैड, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, विंग ने कहा। विंग प्लीज़ बेटा घर जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा। सिर्फ हम जानते हैं, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो उन्हें हमारे बिजनेस को टारगेट करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना ही वो किसी के सामने बाहर आनी चाहिए, विचांगसी ने कहा। डैड, विंग ने कहा। इस पर विचांगसी ने कहा, अब वांग जी के बारे में तो सोचो। उसे भी अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा तो, विचांगसी ने कहा। विंग ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। वो यहाँ इस चीज़ को छोड़कर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद विंग शाओ मेंशन पहुँच चुका था। जब वो शाओ मेंशन पहुँचा तो सुबह के 7 बज चुके थे। वो अपने रूम में चला गया। उसका सिर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। यिंगार, क्या हुआ, वांग जी ने पूछा। इस पर विंग ने कहा कि वो सोना चाहता है। वांग जी ने बस अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने विंग को अपना कोट, ब्लेजर एंड विंग की जो टाई थी उसको रिमूव करने में मदद की। उसके बाद विंग बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए बस बेड पर लेट गया। वांग जी ने विंग को बेड में टक किया, ब्लैंकेट ओढ़ाया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। 10 मिनट बाद वांग जी किचन में आया कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, इसलिए उसने अपना काम करना बंद कर दिया और वो डोर की तरफ आ गया। मम्मा, मम्मा, मुझे ढूंढो, मम्मा, एक एडल्ट मैन ने अपनी चाइल्डिश वॉइस में कहा। वांग जी के फेस पर एक फ्रोन आ गया। ये वॉइस सुनने के बाद उसके बाद वो हॉल में आया। चांगसी सेरन चारों तरफ देख रही थी। विभूषण, बेटा तुम कहाँ हो, चांगसी सेरन ने वरीड होते हुए पूछा। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, विंग ने कहा। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और चांगसी सेरन पीछे घूमी तो उसने वांग जी को देखते ही वो अपनी जगह पर बस स्टिफ हो गई। जैसे ही उसने वांग जी को देखा, वांग जी, चांगसी सेरन ने कहा। उसके आंखों में और वॉइस में वहाँ फियर था। अचानक विंग ने पीछे से वांग जी को हक कर लिया। डैडा, विंग ने कहा। वांग जी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। चांगसी सेरन ने अपने लिप्स को बाइट किया, क्योंकि अब विंग का जो सच था वो बाहर आ चुका था। विंग वांग जी के सामने जंप करता हुआ खड़ा हुआ और वो स्माइल कर रहा था। फिर उसने उससे की आंखों में देखा। वाओ, ब्यूटीफुल गगा। मम्मा, ये ब्यूटीफुल गगा कौन है,
विंग ने पूछा। वांग जी की आंखें वेट हो गई और वो चांग सेरन की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखने लगा। वांग जी मुझे माफ़ कर दो बेटा, लेकिन यही सच्चाई है। विंग विंग को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब भी वो थक थक जाता है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो 5 साल के बच्चे की उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक्टिव हो जाती है, चांग सेरन ने कहा। वांग जी शॉक हो गया। वो सोफे पर बैठ गया और अपने फेस को उसने अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। वांग जी मुझे माफ़ कर दो, इस चांग सेरन ने कहा। ब्यूटीफुल गगा, क्या आप रो रहे हो? लेकिन आप क्यों रो रहे हो? विंग ने पूछा और वो वांग जी के पास आ गया। गगा, विंग ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा। विंग विंग ने वांग जी की तरफ अपनी मासूम आंखों के साथ देखा। इस वक्त उसकी मेंटल एज 5 साल के बच्चे की तरह थी, इसीलिए वो इस चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा था। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ भाग गया। वो इस चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहता था कि उसका हस्बैंड को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मम्मा वो क्यों भाग रहा है? उसे रोको, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, विंग ने कहा। चांग सेरन विंग के पास आई। एक माँ अपने बच्चे को किसी भी और पर्सन से ज़्यादा समझती है। उसने उसको सिर को सहलाने लगी। वो थका हुआ है, उसे थोड़े से आराम की ज़रूरत है, उसे परेशान मत करना, चांग सेरन ने कहा। चांग सेरन ने एक मेड को कहा ताकि वो विंग के जो खिलौने ला सके और विंग उनसे खेलने लगा। जब विंग 15 साल का था तब उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस कार में विंग और कार ड्राइवर था, लेकिन उस कार ड्राइवर की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी और विंग बच गया था। लेकिन उस वक्त उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता था। 6 महीने तक वी कपल ने विंग को इस दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन फिर एक दिन अचानक विंग पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जब भी वो स्ट्रेस लेता है या फिर वो किसी टेंशन में होता है, थक जाता है, तो विंग की जो सेकंड पर्सनैलिटी है जो 5 साल के बच्चे की है, वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपने नीज को कडल कर रखा था और वो बुरी तरीके से रो रहा था। पहले उसकी अचानक मैरिज और पहले ही वो उसके लिए बहुत बड़ा शौक था और अब उसे विभूषण का सीक्रेट भी जानने को मिल चुका है। विंग, मेरा हस्बैंड, उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। किसी ने मुझे नहीं बताया, सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे अंकल ने, मिस्टर एंड मिसेस वी ने, सब लोगों ने। अब मैं किस पर भरोसा करूं? अभी भी कितनी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी है। यिंगार बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया, वांग जी सोचने लगा। वांग जी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके लिए ये रियलिटी, ये सच्चाई डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसके जो फेरामोन्स थे वो ऑलरेडी उस पूरे रूम में फैल चुके थे, जो कि बता रहे थे कि वांग जी कितना ज़्यादा अपसेट हैं। उसने डोर को ओपन किया तो चांग सेरन वहाँ पर खड़ी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो वांग जी, चांग सेरन ने कहा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर झुका लिया। चांग सेरन ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद वो ठीक हो जाएगा, जब वो सोएगा तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, चांग सेरन ने कहा। इस पर भी वांग जी ने बस अपना सिर हिलाया। इसके बाद चांग सेरन ने कहा, ब्रेकफास्ट तैयार है। फिर से वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर ही हिलाया। उसके बाद वो दोनों ही हॉल में आ गए जहाँ पर विंग अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। वो एक टॉय ट्रेन के साथ खेल रहा था और सिर्फ खेल नहीं रहा था बल्कि उस ट्रेन की तरह आवाज़ें भी निकाल रहा था। उस टॉय ट्रेन का जो जितना भी वो ट्रैक था वो वहाँ पर फैला हुआ था। विंग के खिलौने यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। वांग जी ये चीज़ अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि विंग को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वोशियान, ब्रेकफास्ट रेडी है। मम्मा ने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पैनकेक बनाई है। बेबी आ जाओ, चांग सेरन ने कहा। पैनकेक, विंग ने एक्साइटेडली कहा और उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो अपनी माँ की तरफ जाने लगा। मम्मा चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, विंग ने कहा और उसने एक प्यारा सा पाउच बना लिया। वांग जी विंग की तरफ देखे जा रहा था और वो उसके सभी हर बिहेवियर को नोट कर रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वो एक बहुत बड़ी वांग जी को स्माइल देने लगा। ब्यूटीफुल गगा, मम्मा ये ब्यूटीफुल गगा कौन है? विंग ने पूछा। ये वांग जी हैं, इस पर चांग सेरन ने कहा। वांग जी का, वुजियान ने कहा। लेन वांग जी ने अपना सिर हिलाया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और वो उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले गया। एक मेड ने ब्रेकफास्ट को सर्व किया। चांग सेरन विंग को अपने हाथों से खिला रही थी। पहले तो वांग जी को
पहले वांग जी ये सब देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब ऑब्जर्व करने लगा। चांगसी सेरन अपने बेटे को खिला रही थी। विभूषण फिर वांग जी के पास बैठ गया और वो वांग जी की प्लेट की तरफ देखने लगा। वांग जी ने ऑकवर्ड फील हो रहा था वांग जी को, वो उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी ने अपने फोक में एक पैनकेक का पीस उठाया और उसे विंग के लिप्स की तरफ बढ़ाया। ये देखते ही विंग ने तुरंत उस पीस को खा लिया। थैंक यू वांग जी का, उसने क्लैप करते हुए कहा। विंग, अपनी प्लेट से खाओ, किसी और की प्लेट से खाना ये बैड मैनर होता है ना, चांगसी सेरन ने कहा। उसे लगा कि विंग के इस बिहेवियर से वांग जी ऑफेंड हो गया होगा। मम्मा, बट इस प्लेट में और ज़्यादा डिलीशियस पैनकेक है, मैं इन्हें खाना चाहता हूँ, विंग ने कहा। नहीं, उसे खाने दो, चांगसी सेरन ने कहा। विंग ने फिर से वांग जी की प्लेट की तरफ देखा। वांग जी ने फिर से एक बाइट विंग को खिलाया और इस चाइल्डिश एडल्ट मैन को वो मैन हैप्पीली खा रहा था। वांग जी ने विंग को अपने हाथों से खिलाया। चांगसी सेरन को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। उसने साई किया और वो बस अपना फूड खाने लगी। विंग ने वांग जी को विंग जो था उसने वांग जी का पूरे पैनकेक को खा लिया। उसकी टमी फुल हो चुकी थी। उसके बाद उसने एक बड़ी सी डकार ली और वो मुस्कुराने लगा। चांगसी सेरन ने दूसरी प्लेट वांग जी के सामने रखी। वांग जी ने उसे खाया। उसके बाद उसकी आंखें फिर से विंग पर चली गई। वांग जी का, आप कहाँ रहते हो, विंग ने पूछा। हम ये इसी घर में रहता है, चांगसी सेरन ने कहा। सच में? तो क्या मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ और आप मेरे साथ खेलोगे, विभूषण ने पूछा और वो अपनी माँ की तरफ घूमने लगा। हाँ, चांगसी सेरन ने कहा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। पहले खाना खाओ फिर हम खेलेंगे, विभूषण ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग के साथ हॉल में गया और उसके साथ खेलने लगा। विंग यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। वांग जी बस एक जगह पर बैठा हुआ था। विंग ने वांग जी को अपने मार्वल्स के टॉय भी वांग जी को दिखाए। उसके बाद उसने उसे बताया कि उसका सबसे फेवरेट एनिमी कैरेक्टर कौन सा है, उसका फेवरेट कार्टून कौन सा है। जब भी विंग की मेंटल स्टेट 5 साल के बच्चे की तरह होती है तो उसे बस अपनी बचपन की मेमोरीज याद रहती है। उसे नहीं पता होता कि इस वक्त वो CEO है, लेकिन जब उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी वापस आ जाती है तो उसने अपने बच्चे वाली पर्सनैलिटी में क्या कहा था, ये सब उसे याद रहता है। विंग ने यौन किया। उसकी जो पलकें थी वो भारी होने लगी थी। वो सोने जा रहा है, चांगसी सेरन ने कहा। विंग थोड़ी देर के लिए और खेला। उसके बाद चांगसी सेरन विंग को एक दूसरे रूम में ले गई। वो रूम बच्चों के लिए था। वांग जी ने भी उन्हें फॉलो किया। चांगसी सेरन बेड पर बैठ गई। विंग ने अपने सिर को अपनी माँ के गोद में रख लिया। मम्मा, एक स्टोरी सुनाओ ना, विंग ने कहा। वांग जी भी उनके साथ बैठ गया और अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगा। चांगसी सेरन ने विंग को एक स्टोरी सुनाई और विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो फाइनली सो गया। चांगसी सेरन ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। उसने अपने बेटे की बॉडी के ऊपर विंग के ऊपर ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। वो तो अब प्रॉपर स्लीप लेने के बाद ठीक हो जाएगा, चांगसी सेरन ने कहा। वांग जी ने जवाब दिया। वांग जी और चांगसी सेरन रूम से बाहर आ चुकी थी। वांग जी, अब तुम अपनी बेकरी शॉप पर जा सकते हो, चांगसी सेरन ने कहा। नहीं माँ, मैं कल जाऊँगा, वांग जी ने कहा। तो 3 घंटे बाद विंग उठा। इस वक्त उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो दूसरे रूम में है। उसे याद आया कि उसने वांग जी के साथ कैसे बिहेव किया था, उसके सामने उसने क्या क्या किया था जब वो अपने उस दूसरी पर्सनैलिटी में था। डैम, विंग ने कर्ज किया और वो रूम से बाहर आ गया। विंग ने अपने रूम का डोर ओपन किया। वांग जी वहाँ पर नहीं था। विंग ने उसे पूरे मेंशन में ढूंढ लिया और फाइनली उसे वांग जी स्विमिंग पूल के पास मिला। वांग जी ने फील किया कि विंग के अल्फा फेरामोन्स थे तो वो फ्लिंच कर गया। उसने घूमा और देखा कि विंग नॉर्मली उसके पास चल कर आ रहा है। ये देखकर वो विंग भी एम्बेरस था और वांग जी को एम्बेरस फील हो रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे। विंग भी वहाँ पर आया तो उसने अपने पैरों को स्विमिंग पूल में डिप कर लिया। वांग जी भी ऐसे ही बैठा हुआ था। विंग अपने सिर को खुजा रहा था। तुम्हें कब से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वांग जी ने पूछा। विंग ने उसे सब कुछ बताया, उसके एक्सीडेंट के बारे में, फिर उसके साथ क्या हुआ था। उसकी 5 ईयर चाइल्ड वाली पर्सनैलिटी आ चुकी थी, फिर वो कैसे ठीक हुआ, उसने सब कुछ बताया। मुझे माफ़ कर दो, विंग ने कहा। वांग जी ने एक डीप ब्रीथ ली। वो विंग के पास बैठ गया और उसने अपने दोनों पैरों को भी पुल में डुबो लिया। वो जानता है कि विंग भी शादी से अनजान था, इसीलिए इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। माफ़ी मत मांगो,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये इसमें कभी तुम्हारी गलती थी ही नहीं, वांग जी ने कहा। विंग ने वांग जी को हक कर लिया, उसने उसके चीक्स पर किस किया। वो दोनों ही एक से ही बैठे रहे, एक दूसरे को कडल करते हुए और एक दूसरे के फेरोमोन्स को इनहेल करते हुए। वांग जी, अब मुझे ऑफिस जाना होगा और ये बहुत ज़रूरी है, विंग ने कहा। वांग जी इस सिचुएशन को समझ सकता था, क्योंकि उस फायर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। विंग अपनी अब ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ चुका था। विंग ने वांग जी को एक फ़ोन आया और उसने उस फ़ोन को रिसीव किया। फ़ोन कन्वर्सेशन। वांग जी, तुम कैसे हो? नीमिंगजू ने कहा। मैं ठीक हूँगा, वांग जी ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारी मैरिज की न्यूज़ सुनी, क्या ये सच है? तुम्हारी शादी विभूषण से कब हुई और ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नीमिंगजू ने पूछा। ये सडन मैरिज थी और ये सर्टिफिकेट पर हुई थी। कल मेरे मेरे हस्बैंड ने एक पार्टी रखी थी, इस चीज़ को अनाउंस किया था। क्या? लेन वांग जी ने कहा। तुम्हारा हस्बैंड, क्या तुम इस शादी में खुश हो? नीमिंगजू ने पूछा। हाँ गा, मैं जानता हूँ कि आप मेरी चिंता करते हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वांग जी ने कहा। वांग जी, उसका बिहेवियर किसी भी ओमेगा के साथ अच्छा नहीं है, किसी भी बीटा लेडी या फिर अल्फा लेडीज के साथ अच्छा नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि तुम अच्छे ठीक हो? नीमिंग जी ने पूछा। हाँ गा, मैं ठीक हूँ। कभी यहाँ पर आना, फिर मैं आपको अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो एक अच्छा पर्सन है, वांग जी ने कहा। ठीक है, बाय, मुझे तो कुछ काम है, नीमिंगजू ने कहा। यहीं पर फ़ोन कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। कुछ दिनों के लिए विंग अपने काम में लग चुका था, लेकिन उसने अच्छी नींद लेना नहीं छोड़ा था। वो अपने स्लीप रूटीन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करता था और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए पिल्स भी लिया करता था। वांग जी ने भी अपनी बेकरी वापस ज्वाइन कर ली थी और अब ये बहुत बड़ी हो चुकी थी। इस पर बहुत सारे वर्कर्स थे और बहुत सारे रेसिपीज थे जिसको वांग जी ने डिस्कवर किया था, और यहाँ लोगों को वांग जी का काम बहुत अच्छा लगा करता था। और यहाँ पर वांग जी का जो ये इस काम की वजह से वांग जी की बेकरी और ज़्यादा फेमस हो रही थी। कुछ दिनों के बाद फाइनली विंग को फ्री टाइम मिला। उसे अब उसके सिर पर कोई भी बर्डन नहीं था। वो एक दिन शाम को घर पर आया 7 बजे। उसने वांग जी को भी बता दिया था कि आज वांग जी घर पर जल्दी आ जाए। जब विंग और वांग जी घर पर आए तो विभूषण उसे रूम के अंदर ले गया और उसने वांग जी को वॉल पर पिन कर दिया। वो अपने खुद के हस्बैंड से ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसकी मैडनेस जो थी वो दिन ब दिन बस बढ़ती ही जा रही थी। लंजा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, बाथरूम में जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें क्लेम करूँगा किसी भी तरह से, और कोई भी एक्सक्यूज़ मत बनाना, क्योंकि अब मैं हम दोनों की दूरी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तैयार हो जाओ, विंग ने कहा। वांग जी ने गल्प किया, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो बाथरूम के अंदर गया और वो खुद को क्लीन करने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी बाथरूम से बाहर आया और उसके वेस्ट के राउंड बस टॉवल था और उसके जो ओमेगा फेरोमोन्स थे वो भी पूरी तरह से रूम में फैल चुके थे। विंग की जो आंखें थी वो सिल्वर कलर में शाइन कर रही थी। तुम्हारे पास आधा घंटा है, बिल्कुल भी लेट मत होना। तुम आधा घंटा लेट हो लंजा, अब अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इस टॉवल को रिमूव मत करना और कुछ मत पहनना, विंग ने कहा और वो अपना टॉवल लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी को अपनी पूरी बॉडी पर चिल फील हो रही थी। वो इमेजिन कर रहा था कि उसका अल्फा बेड में कितना डेंजरस हो सकता है। आधे घंटे बाद विंग बाहर आया। उसने अपना एक बाग गाउन पहन रखा था। उसने सर्वेंट्स को उनका फूड रूम के अंदर लाने को ही कहा। चांगसे सेरन और वी चांगसे को डाउट हुआ, लेकिन उन्होंने उनके बेबीज़ को वो जो करना चाहते हैं वो करने दिया। विंग और वांग जी ने अपना डिनर कंप्लीट किया। पूरे वक्त विंग की आंखें बस वांग जी की उस मिल्की वाइट बॉडी पर थी। वो टॉवल वांग जी को बेरली ही कुछ कवर कर पा रहा था। वांग जी को अपनी बॉडी में डिफरेंट सेंसेशन फील हो रही थी। डिनर फिनिश करने के बाद विंग ने वांग जी को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और उसने उसे बेड पर रख दिया। प्लीज़ यूज़ हेडफोन अगर आप कहीं बाहर बैठे हो तो। वो विंग ने अपने हाथ को वांग जी की थाइस पर रखा और वो वांग जी की थाइस को सहलाने लगा। वांग जी के मुंह से स्वीट मोन्स आ रहे थे। विंग ने अपने हाथ को वांग जी के टावल के अंदर स्लाइड कर दिया और वो उसके
प्राइवेट पार्ट को टच करने लगा। विंग ने वांग जी का वो टॉल पूरी तरह से रिमूव कर दिया। वांग जी की वो नेकेड मिल्की वाइट बॉडी विंग के सामने थी। उसकी वो स्मॉल चेस्ट विंग को टेम्पटिंग लग रही थी। विंग ने अपने रोब को भी उतार दिया और उसे वहीं दूसरी तरफ फेंक दिया। उसका नॉट सो लिटिल वुजन पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। वांग ने जैसे ये देखा उसका माइंड पूरी तरह से बस ब्लैंक हो गया। विंग वांग जी की बेली बटन पर किस करने लगा और अपने टंग को वहाँ पर फहराने लगा। इस पर वांग जी बस मौन कर गया। उसकी पकड़ बेडशीट पर टाइट हो गई। विंग ने वांग जी की वेस्ट को पिंच किया और उसकी बेली बटन को सक करने लगा, लिक करने लगा। उसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी को शक कर रहा था, उस पर किस कर रहा था, उसके लोअर पार्ट्स को टच कर रहा था। विंग वांग जी के ऊपर आया और वो उसकी थाइस इनर थाइस को शक करने लगा। विंग ने वांग जी की इनर थाइस में अपने रेड मार्क्स छोड़ दिए थे। उसके बाद वो वांग जी के ऊपर आया और वो उसे किस करने लगा, अपनी बॉडी को वांग जी के साथ रब करने लगा। वांग जी बहुत बुरी तरीके से मौन कर रहा था। वो अपने मौन को रोकने के लिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वांग जी बेड के ऊपर से उठा और उसने वांग जी को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद वो नेकेडिस पूरे रूम में घूम रहा था। उसके बाद वो एक ड्रॉर के पास गया। उसने वहाँ से ब्लाइंडफोल्ड, हैंड कप्स एक वाइब्रेटर निकाला। उसके बाद वो बेड पर आ गया और वांग जी के पास आ गया। विंग, क्या तुम इन्हें यूज़ करने वाले हो? वांग जी ने पूछा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से मौन करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने डेस्परेट हो, विंग ने कहा। विंग ने उस ब्लाइंडफोल्ड को वांग जी की आंखों के ऊपर रैप कर दिया और उसके मास्टर बेड के हेडबोर्ड से वांग जी के दोनों हाथों को हैंड कफ कर दिए। विंग ने वांग जी के लेग्स को स्प्रेड कर दिया और वो अपनी फिंगर से वांग जी को प्रिपेयर करने लगा। उसके बाद उसने उस वाइब्रेटर का यूज़ वांग जी के ऊपर करना शुरू कर दिया। ये वांग जी के लिए ये सब पेनफुल था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। विंग ने वांग जी की लिप्स पर वो किस करने लगा और उसने अपने 2 फिंगर को वांग जी के माउथ के अंदर रख दिया और उन्हें सक करने के लिए कहा। वांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस देखना चाहता था, लेकिन वो तब तक नहीं देख सकता था तब तक विंग अलाउड नहीं करती क्योंकि उसकी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बंधा हुआ था। उसने ओबिडेंटली विंग के फिंगर्स को सक करना शुरू किया। उसके बाद विंग ने उस वाइब्रेटर की स्पीड को बढ़ा दिया था। हर मिनट के बाद मैं इसकी स्पीड को बढ़ाऊंगा और तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हो, विंग ने कहा और उसने एक डेविल ग्रीन दिया। विंग वांग जी की अपनी नोज से वांग जी के नेक को निबल करने लगा, वहाँ पर किसेस करने लगा। उसने वाइब्रेटर की स्पीड को बढ़ा दिया और वांग जी को अपनी लाइफ का पहला ऑर्गेज़्म मिला। उसके बाद विंग ने उस वाइब्रेटर को अपनी जगह चेंज कर दिया और वांग के साथ इंटीमेट होने लगा। वो दोनों एक दूसरे की लव एंड लस्ट में बस खो चुके थे। विंग बस वही नहीं रुका था बल्कि वो लगभग 3 से 4 राउंड के लिए गया था और फिर उसने अपने फेंग्स को निकाला और वांग जी को अपना ओमेगा मार्क कर दिया। वांग जी पेन में था लेकिन वो अब अपने अल्फा से मार्क हो चुका था। फाइनली एक पैशनेट लव मेकिंग सेशन के बाद वो दोनों ही थक चुके थे। विंग ने वांग जी को क्लीन किया, वो खुद भी क्लीन हुआ और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल कर सो चुके थे। हे एवरीवन, तो ये था इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड पहली बार मैंने इतना और पार्ट एक्सप्लेन किया है तो उसके बारे में बता देना कि आपको कैसा लगा है, मैं ठीक से एक्सप्लेन भी कर पाया या नहीं, प्लीज़ बता देना। एंड आपको विंग का वो चाइल्डिश बिहेवियर कैसा लगा। वांग जी विंग के पास रहने के लिए तो रुक ही चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने नोटिस किया है कि इस पूरी स्टोरी में विलन कौन हो सकता है? अगर आपने नोटिस किया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। एंड ये तो बस शुरुआती स्टोरी और ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो स्टे ट्यून। एंड जो भी आपके कमेंट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी।